सो फ्रेंड्स, अभी हम जान चुके हैं कि सॉलिड क्या है, सॉलिड के टाइप्स कितने हैं, तीनों टाइप्स हम जान चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही हम ज्यादा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और क्रिस्टलाइन एक्चुअली देखा जाए तो सर देखो फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में अभी हम और जानने के लिए क्या करेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो फ्रेंड्स, अगर नॉर्मली देखा जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स हैं और इन चारों टाइप्स को हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज के साथ में पढ़ लेंगे उनको। क्या होता है ना, एग्जाम में क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज दोनों के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। सो अभी मैं क्या करूंगा, आपको एक ही ये पूरा एक टेबल आपको देखना है। बस इस टेबल के अंदर मैं आपको प्रॉपर्टीज और उनके टाइप्स दोनों ही आपको एकदम इन डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको खाली बस इस टेबल के ऊपर ध्यान देना है कि कौन सी चीज कहां पर आ रही है, बस आप उतना ध्यान दीजिए, आपके दोनों के दोनों टॉपिक्स हो जाएंगे। सो हम यहां पे मेंशन करेंगे, इस कॉलम में हमारी रहेगी प्रॉपर्टीज, ठीक है, और इसमें हम लेंगे उसके टाइप्स। तो ये हमारे टाइप्स रहेंगे। तो पहला टाइप हम ले लेते हैं। पहला टाइप क्या रहेगा, आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे मेटेलिक सॉलिड, फिर हम ले लेते हैं नॉन मेटेलिक सॉलिड, ठीक है, ये हमारे आगे। और एक और कहा जाता है नॉन मेटेलिक सॉलिड्स को हम लोग ये भी बोला जाता है, कोवलेंट सॉलिड भी बोला जाता है। आप कोवलेंट याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्मली बुक्स के अंदर भी कोवलेंट भी यूज किया गया है, कोवलेंट सॉलिड्स। उसके बाद होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सो कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। अभी देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमें पता है कि लटाइस का जो रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, लॉन्ग रेंज तक रहता है, इन सारे में वही प्रॉपर्टी है। जस्ट इनके अंदर जो है ना, ये जो स्टेट जो है ना, आगे जो लिखा है ना, बस वो ध्यान में रखिए आप। सबसे पहले क्या है, आयनिक सॉलिड। अभी एक्चुअली आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, आयंस इन्वॉल्व रहते हैं। आयंस कौन से हो गए हमारे, मैंने आपको एग्जांपल देता हूं, सोडियम क्लोराइड का इस चैप्टर के अंदर पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा दिया गया। आयनिक मतलब क्या है, आयंस क्या है, 2 टाइप के आयंस रहते हैं। एक हमारा रहता है कटायन, एक रहता है एनायन। कटायन पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव। सो कोई भी सब्सटेंस जब डिसोशिएट होता है, डिसोशिएट मतलब ब्रेक होना, अलग होना, तो जब अलग होते हैं तो उनके अंदर 2 चार्जेस मिलेंगे आपको, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ये एटम है, इनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन जब होते हैं ना, एक अगर इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसे पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे नेगेटिव मिल जाता है। तो उन दोनों के बीच में इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और ये जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने और एक्सेप्ट करने के ऊपर है। एक्सेप्ट जो करेगा उसे नेगेटिव चार्जेस मिल जाएगा। तो क्लोरीन क्या करता है कि नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको नेगेटिव चार्ज मिल जाता है। सोडियम दे देता है, इसलिए उसको पॉजिटिव बोल देते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो ये हमारा अनायन ये हमारे आयन सॉलिड्स हो गए, आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे रहते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स किसको बोलेंगे, मेटल्स है हमारे, Fe, आयन हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सब चीजें हो गई, ये हमारे मेटेलिक सॉलिड्स हो गए। उसके बाद में अगर हम थोड़ा और जाएंगे तो हमारे कोवलेंट आते हैं। कोवलेंट्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉन मेटेलिक। कोवलेंट सॉलिड्स में वो वाले सॉलिड्स आएंगे जो मेटल्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो नॉन मेटेलिक सॉलिड्स जैसे हैं, जैसे ग्राफाइट है, तो डायमंड है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है हमारे। उसके बाद में अगर हम लोग जाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या क्या है, जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, HO2, H2O, तो ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। वैसे ही हमारे और भी मॉलिक्यूल है, जैसे H2SO4 है, तो ये सब कैसे मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, 1-2 मॉलिक्यूल्स मिलके जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स तैयार करते हैं वो होते हैं।
तो अभी मैं इतना समझ सकता हूं कि आपको जो 4 टाइप ऑफ जो सॉलिड्स है वो समझ में आ गए हैं। आयनिक समझ में आ गया, मेटल समझ में आ गया, कोवेलेंट समझ में आ गया, और कार्बन जो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है वो समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उनमें पार्टिकल कौन से इन्वॉल्व है। ठीक है, सो पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स कौन से, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकते हो आप। अगर समझो कोई, जैसे मैंने ब्रिक का आपको एग्जांपल दिया था, ब्रिक अगर ब्रेक होगी तो उसमें से जो पार्टिकल्स निकलेंगे, दैट इज वो ब्रिक के जो पार्टिकल्स होंगे, वैसे ही इन सब के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे। अगर आप आयनिक सॉलिड लेते हो, मेटल सॉलिड लेते हो, कोवेलेंट सॉलिड लेते हो, मॉलिक्यूलर सॉलिड लेते हो, तो उनमें पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे। सो उन पार्टिकल्स को अभी हम लोग समझेंगे। तो आयनिक सॉलिड है, तो आयनिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आयनिक में क्या होते हैं, पॉजिटिव अनायन और नेगेटिव पॉजिटिव जो है हमारे कटायंस और नेगेटिव अनायंस, ये दोनों पार्टिकल्स इसमें रहेंगे। सो आप इतना बोल सकते हो, प्लस चार्ज वाले और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स, ये दोनों आयनिक सॉलिड्स में होंगे। आयनिक सॉलिड का आप प्लस और माइनस याद रखना है आपको। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द आयनिक सॉलिड्स आर अनायन एंड कटायंस। ओके, मेटेलिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स में हम लोग क्या ले सकते हैं, मेटल एटम्स ले सकते हैं। सो मेटल एटम्स हमारे इसमें मेटेलिक सॉलिड्स में आ जाएंगे। मेटल एटम्स कौन कौन से हो गए, मेटल एटम्स में आप ले सकते हो आयरन ले सकते हो, बेस्ट है। और मतलब क्या होता है ना, एटम्स जो कोई भी चीज एटम से बनी है, तो मेटल वाले जितने भी एटम है वो सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे मेटेलिक सॉलिड्स के। उसके बाद में कोवेलेंट सॉलिड अगर आप लोगे तो नॉन मेटेलिक एटम, नॉन मेटल एटम, कार्बन का एग्जांपल ले लो आप, नॉन मेटल एटम्स में आ सकता है वो। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसमें क्या रहेगा, H2O मॉलिक्यूल्स ले सकते हो। यानी इसमें क्या होगा ना, इसमें आप मॉलिक्यूलर एटम्स लोगे, मॉलिक्यूलर एटम्स। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको H2O बताया, वाटर मॉलिक्यूल आपको समझ में आएगा इजीली, इसीलिए मैंने आपको बताया, वाटर को ध्यान में रखो। सो फ्रेंड्स, हम लोग मॉलिक्यूलर एटम्स के बारे में बात करें। मॉलिक्यूलर एटम्स में क्या आएगा, बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूलर एटम्स जब साथ में आ जाएंगे ना, तो वो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बन जाते हैं। तो वाटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, H2O देते हो, वाटर जो होता है ना, वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, वाटर एटम, मॉलिक्यूलर एटम्स जो रहते हैं ना, एक साथ में आते हैं और वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एटम्स जो हम लोग यूज करते हैं ना, एटम्स कांस्टेंट पार्टिकल है, ये ध्यान में रखो। हर चीज के अंदर एटम्स ही रहता है, हर चीज का कांस्टेंट पार्टिकल जो सबसे छोटा यूनिट जो उसके अंदर है वो एटम है। एटम्स में अलग अलग टाइप्स होंगे, तो वो टाइप्स भी हम लोग ने इसमें मेंशन किए हैं कि इसके जो एटम्स होंगे वो कटायन और अनायन के फॉर्म में होंगे, इसके जो होंगे वो मेटल एटम होंगे, नॉन मेटल एटम होंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल एटम होंगे। सो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी ये जो सॉलिड है, अभी हम लोग ने देखा था कि सॉलिड्स के अंदर एक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग होगा। अगर टाइप अलग है, हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अगर अलग अलग है, तो डेफिनेटली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी अलग होगा। तो कौन कौन से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व रहेंगे वो हम लोग देख लेंगे इसमें। ठीक है, सो सेकंड में हम लोग देखेंगे बॉन्ड बोल सकते हैं उसको, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से वाले बॉन्ड्स तैयार कर रहा है इनके बीच में। तो इनके बीच में कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है फ्रेंड्स, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोल सकते हैं अपन। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोल सकते हैं। उन दोनों के बीच में बॉन्ड रहेगा एक इलेक्ट्रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। सो यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हो उसको, इनके बीच में क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से दोनों आयन पास में आते हैं। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है फ्रेंड्स, अगर आपको याद है तो एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को।
इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक के पास प्लस है और एक के पास माइनस है। तो इस तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें मिल रहा है हमें? आयनिक सॉलिड्स में। ठीक है, मेटेलिक में अगर हम लोग आ गए तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या रहेगा? मेटेलिक बॉन्ड रहेगा दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों में हमें कौन सा बॉन्ड मिल रहा है? मेटेलिक बॉन्ड। उसके बाद में कोवेलेंट में अगर हम लोग आएंगे तो अगर हम लोग कोवेलेंट में आते तो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है उनके बीच में, इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और एक बॉन्ड तैयार करते हैं, उसको कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं। तो कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। उसके बाद में अगर हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आते हैं तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग? मॉलिक्यूलर के अंदर अगर आपको याद है ना तो एक वंडरवॉल फोर्स रहेगा इसके अंदर बीच में। अगर आप थोड़ा सा रिमेंबर करेंगे तो वंडरवॉल्स के बारे में आपको 11th स्टैंडर्ड में पूरा का पूरा आपको इन डिटेल एक्सप्लेन किया गया है वंडरवॉल फोर्सेस कौन कौन से। तो वो वाला वंडरवॉल बॉन्ड जो है आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर मिल जाता है। इसके बाद में अगर ये हमारे दो प्रॉपर्टीज हो चुके, एक हम लोग कांस्टेंट पार्टिकल्स देख चुके हैं, एक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख चुके हैं, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में देख चुके हैं। अभी हम थोड़ा और डिटेल में अगर जाते हैं तो एक प्रॉपर्टी आपको याद आती है। पहले हम लोगों ने अगर प्रॉपर्टीज देखी थी उसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स थे जो उनको शेप दे रहे थे, साइज दे रहे थे। अब वो जो शेप और साइज है वो तो उनके बीच में जो पार्टिकल्स है उनके ऊपर डिपेंड कर रहा था, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बाकी कर रहा था। उसके बाद में अगर आपको याद आ रहा है तो सॉलिड की एक प्रॉपर्टी थी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सो अब हम क्या करेंगे ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं आयनिक सॉलिड का, तो आयनिक सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फ्रेंड्स इतना याद रखो, जितना उनके अंदर बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। यहां पे आपको क्या लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि काफी स्ट्रांग होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा क्यों? और वो रिक्वायर्ड रहेगा, उनको आप कंसीडर कर लो, आप उनका हो सकता है 100 to 200 डिग्री सेल्सियस और सम 3000 डिग्री सेल्सियस तक डिपेंड करेगा, लेकिन हाई रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं मेटल्स पे, तो मेटल्स का तो आपको पता ही है हाई होता है हमेशा मेल्टिंग पॉइंट, कभी आपको लो नहीं मिलेगा। अगर हम लोग कोवेलेंट सॉलिड्स की देखें, नॉन मेटल्स हैं। अभी नॉन मेटल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो अगर नॉन मेटल्स के अंदर भी कभी कभी वेरी हाई हमें मेल्टिंग पॉइंट मिलता है। इनका जो कोवेलेंट फोर्स जो होता है ना, कोवेलेंट के अंदर नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो सिलिका, सॉइल, हमारी सॉइल का आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। दूसरा अगर आप लेना चाहो तो डायमंड ले लो। देखो फ्रेंड्स, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, हाई लो वेरी लो, इनका जो है ना, इनके अंदर एक्सेप्शंस बहुत होते हैं। तो आप ये चीज मत सोचिएगा कि सर ने ये बोला कि यहां पे तो वेरी हाई है, कुछ चीजें तो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो एक्सेप्शन हर चीज के अंदर है। बॉन्ड जो होता है ना, देखो फ्रेंड, ये जो थेरीज जो है, ये थेरीज के अंदर एक्सेप्शनल चीजें हर चीज में हमें मिलेगी। उन एक्सेप्शनल चीजों को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन जो यूनिवर्सल जो हमें बताया गया है कि ये थेरी के बेस पे हमारी ये चीजें जो फिक्स है, वो मैं आपको बता रहा हूं। मॉलिक्यूलर का क्या होता है, लो होता है। अगर आपको वाटर ने चेक किया होगा तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको कंप्लीटली बॉइल वाटर मिलेगा। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, दैट इज हमारी मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद में हम लोग चले जाते हैं थोड़ा और नीचे। अगर हम लोग को याद है तो हम लोग ने एक पॉइंट लिया था, अभी आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में समझ में आ गया। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा मिलेगा आपको। वहीं पर अगर हम उसके बाद वाली अगर प्रॉपर्टी याद है तो आपको कंडक्टर्स करके मैंने एक बताया था, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको उसका पॉइंट याद है सॉलिड प्रॉपर्टीज में जब हम देख रहे थे तो उसमें आपको कंडक्टर्स का मैंने एक एग्जांपल बताया था। तो अभी हम लोग इसकी कंडक्टिविटी देखेंगे। ये जो होते हैं ना आयनिक सॉलिड, ये क्या होते हैं ना, ऐसे तो नॉन कंडक्टर है, बट इनको मोल्टन स्टेट, यानी इनको अगर आप डिसॉल्व करोगे ना किसी में, वाटर में अगर आपने डिसॉल्व कर लिया, देन दे हैव द कंडक्टिविटी, दे पजेस द कंडक्टिव प्रॉपर्टी। सो ये हमेशा
मोल्टन स्टेट में ही जब ये मेल्ट हो जाएंगे ना, और यू कैन से डिसॉल्व स्टेट, डिसॉल्व स्टेट में उनकी कंडक्टिविटी जो होती है ना वो काफी हाई होती है, और यू कैन से दे कंडक्ट आर गुड कंडक्टर्स यू कैन से। सो यहाँ पे आपको एग्जांपल ले लो, NaCl हो गया हमारा, KCl हो गया। सो ये जो वाली चीजें ना ये कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। क्या होता है ना, एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पानी लो, एक सोर्स में आपको एक में आपको पॉजिटिव, एक वायर आपको एक साइड में रखना है, दूसरे साइड में रखना है, बीच में आप बैटरी लगा दो, बल्ब चालू कर दो। पहले पानी में रखो, वो आपका बल्ब कभी ब्लो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसमें सॉलिड में अगर सॉल्ट मिक्स करके देते डिजोल्व कर दोगे ना, तो वो कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से कि जब डिजोल्व हो जाएगा आयनिक सॉलिड, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होगी उसमें। सो दैट इज कॉल्ड द आयनिक सॉलिड। सो उसके बाद में अगर आप मेटेलिक में जाते तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें मुझे आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है कि मेटल्स जो है उनकी हाई कंडक्टिविटी होती है, हाईएस्ट, दे आर हाईएस्ट कंडक्टर एक्चुअली यू कैन से। उसमें अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो आयरन का दूंगा। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर जो कंडक्टिविटी उनकी होती है वो हाई की होती है। देखो फ्रेंड्स, आयरन जो है, आयरन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो फ्लो करेंगे। अगर कंसिडर करो, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने बना के रखे, ठीक है, यहां पे उनके पेयरिंग हो चुकी है, जो पेयर नहीं हुआ वो बाहर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। आयरन का कैसे होता है ना, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ना, फ्लो होते हैं हमेशा, और फ्लो होते समय वो इलेक्ट्रिसिटी को साथ में फ्लो लेकर जाते, वो इलेक्ट्रिसिटी को साथ में फ्लो करवाते हैं। तो यहां पे क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो यानी एनर्जी फ्लो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, तो इसीलिए वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल्स। वही अगर हम लोग कंडक्टिविटी देखेंगे कोवलेंट सॉलिड्स की, तो वो बहुत लो होती है, क्योंकि कार्बन कार्बन एटम्स है। अभी आपको तो पता ही है कि कार्बन जो है बहुत ही स्टेबल एटम है, और वो स्टेबल होने की वजह से उसके अंदर ऐसा कुछ भी ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आती जिसकी वजह से वो जो भी है आप उसका जो कंडक्टिविटी कर सके, इसलिए उसकी लो कंडक्टिविटी। एग्जांपल के टाइम पे अगर आप याद रखो, सिलिका, सॉइल के अंदर कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जा सकती, इसीलिए अगर आपको याद होगा तो जनरली जो जिसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं, वो क्या होते हैं कि एक अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा है तो उसको अर्थ में सप्लाई किया जाता है, क्योंकि वहां से वो फ्लो नहीं हो पाती। सो यहां पे सिलिका आ गया, आपका डायमंड आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, यहां पे आयरन को याद रखना है, NaCl को याद रखना है। उसके बाद में हम आएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड में। मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो आपको मैं सीधा सा एग्जांपल देता हूं, उसकी तो कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, वाटर के अंदर कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लाई होती है, फ्लो नहीं होगी, CO2। तो ये हमारा जो है एग्जाम्पल मिल गया हमें, डिसॉल्व स्टेट, ये हमारी हाई कंडक्टिविटी। और इस तरीके से मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वाटर के अंदर फ्लो नहीं होती, लाइक इनके कैसे, इनके अंदर ऐसा नहीं है कि फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं हो रही, दैट इज लो, बहुत ज्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब जाके वो फ्लो होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा कभी। सो इसलिए इनको कंडक्टिविटी के लिए इनको लो बोला जाता है। तो ये चार्ट में आपको दो चीजें पूरी क्लियरली समझ में आ गई होगी, एक तो आपका टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गया, दूसरा आपकी क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज हो गई। सो इसके अंदर आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैं आपको मतलब इसके अंदर आपको पूरी ये जो हमारा जो टॉपिक था, ये पूरा आपको ये पूरी एक टेबल के अंदर आपको समझ में आ गई। फ्रेंड्स, इसमें दो चीजें आपकी कवर हो गई है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन अबाउट द आयनिक सॉलिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, बस ये इतना आपको याद रखना है, इतना आपको एक्सप्लेन कर देना है। क्या है, बहुत आसान है। अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन इट। द टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर 4 types, mention that the 4 types, then you can start explaining the properties, the properties what they तो उनको अगर आप प्रॉपर्टीज अगर एक्सप्लेन नहीं करते हो, अगर आपको किसी एक के बारे में नोट भी आ जाए तो भी आप एक्सप्लेन करते हो कि कौन सा टाइप है, पहले उसमें कौन से टाइप के पार्टिकल्स होते हैं,
उसके बाद आप बता सकते हो कि उनके अंदर बीच में बॉन्ड कौन सा शेयर होता है उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, सॉरी एटम्स के बीच में। उसके बाद में उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो मेल्टिंग पॉइंट आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद में उसकी कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी के लिए मतलब उनके कंडक्टेंस जो है उनके अंदर कौन से कंडक्टर्स है, वो गुड कंडक्टर्स है, बैड कंडक्टर्स है, या फिर उनकी कंडक्टिविटी लो है, हाई है, वो आप उनके एग्जाम्पल्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद भी रहेगा। एग्जाम्पल याद रखिए फ्रेंड, सोडियम क्लोराइड है वो खुद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, डेफिनेटली वो सप्लाई करेंगे। अगर मेटल देखो, मेटल तो गुड कंडक्टर्स ही होते हैं हमेशा। उसके बाद में कोवेलेंस में अगर आप देखो तो कार्बन है, पेंसिल का जो अगर पेंसिल के अंदर जो होता है लीड होती है हमारी, ग्राफाइट हो गई, सिलिका हो गई, डायमंड हो गया, कार्बन कंडक्ट करने वाले चीजें बहुत जनरली बहुत ही लो होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर अगर देखो तो वाटर हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी चीजें जो है वो कभी भी कंडक्टिविटी नहीं देती। तो इससे आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा समझना चाहता हूं। अगर आप चाहो तो इसे एक बार अच्छी तरीके से नोट करके रख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज है जो आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगी पूरी की चीज। तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ लिया है कि सॉलिड्स कितने टाइप के थे हमारे पास, सॉलिड के 4 टाइप्स भी हम लोग ने, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो हमारे 4 टाइप थे वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो टाइप्स को हम लोग ने जो पढ़ा है, इन टाइप्स को और इन डिटेल में जानेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि जितने हम लोग ने अभी तक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े हैं, क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो स्टार्टिंग में मैंने आपको अरेंजमेंट दिखाया था कि उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं उनकी अरेंजमेंट जो रहती है वो लॉन्ग रेंज की एक अरेंजमेंट रहती है, उन्हीं पार्टिकल्स की कंटिन्यूअस अरेंजमेंट रहेगी। सो अभी हम क्या करेंगे ना, उस जो एक एक पार्टिकल्स को अभी हम अच्छी तरीके से समझेंगे। एक पार्टिकल जो होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर अरेंजमेंट कैसी होती है, वो हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे।